और अभी आपको बताएं फैसलाबाद में मरी के नजारे। दिलफरेब मौसम सबको भा गया। आसमान पर गहरे बादलों और फिजा में धुंधलकों का राज। हल्की बूंदाबांदी ने मौसम को दिलकश और रानाई बख्श दी। आपको बताएं फैसलाबाद में मरी के नजारे। दिलफरेब मौसम सबको भा गया। आसमान पर गहरे बादलों और फिजा में धुंधलकों का राज। हल्की बूंदाबांदी ने मौसम की दिलकशी को और रानाई बख्श दी। आपको बताते चलें फैसलाबाद में मरी के नजारे। दिलफरेब मौसम सबको भा गया। आसमान पर गहरे बादलों और फिजा में धुंधलकों का राज। हल्की बूंदाबांदी ने मौसम की दिलकशी और रानाई बख्श दी। फैसलाबाद में मरी के नजारे। दिलफरेब मौसम सबको भा गया। मौसम का मजीद अहवाल बता रहे हैं रमजान मिर्जा जी। रमजान, बताइएगा शहर का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, रिमझिम हो, बूंदाबांदी हो, इसके साथ साथ बादल छाए हों, सूरज मियाँ छुट्टी पे चले गए हों, सर्द मौसम हो तो यकीनन मौसम जो है वो दिल फरेब होगा। ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त फैसलाबाद की है। और अहम बात यह है कि फैसलाबाद का मौसम इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको मरी जाने की या शुमाली इलाका जात की जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस वक्त फैसलाबाद ज़िला भर में सूरत हाल इससे बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है। कहीं तेज़ बारिश है तो कहीं फवार ने फैसलाबादियों को आ लिया है, जिसके सबब रात का दर्जा हरारत तो जो है वो कम होता ही है। दिन भर में भी पिछले 3 रोज से फैसलाबाद का मौसम जो है वो खासा ठंडा है। अगर आपने गर्म लिहाफ ओढ़ा हो और खुले पुरफिजा मकाम पे हो तो यकीनन आप इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। इस वक्त फैसलाबाद का मौसम जो है वो खासा खुशगवार है और तवक्को ये की जा रही है कि कल तक अभी ऐसा ही सिलसिला जो है वो रहने वाला है और फैसलाबादियों का वीकेंड जो है वो खासा ठंडा होगा। लेकिन इस कुछ इलाकों में तेज़ बारिश है, जिसके सबब शहरी जो है वो अभी बाहर नहीं निकले। ताहम जूं ही शाम ढलेगी गर्म पकवानों का रुख होगा। घरों में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें जो हैं वो बनेगी, क्योंकि फैसलाबाद एक ऐसा शहर है जिसमें समोसे, पकौड़े, जलेबी तो खाई ही जाती है, लेकिन इसके साथ साथ घरों में भी जो है वो रवायती पकवान जो हैं वो बनते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी बादल जो हैं वो बरसेंगे। आने वाले चंद घंटों में फैसलाबाद का मौसम जो है वो बरालूद भी होगा और बारिश का ये सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी रहेगा। बादल मजीद बरसेंगे। रमजान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फेस्को का तफसीली निजाम बारिश में बह गया। फेस्को के 100 से जायद फीडर स्ट्रिप हो गए। मुस्लिम टाउन, गुलिस्तान कॉलोनी, तारिक आबाद, मंसूरा आबाद, मिल्लत टाउन, जिनाह कॉलोनी समेत जड़ावाला रोड के बेशतर इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। बिजली बंदिश से शहरियों के मामूलाते जिंदगी मुतासिर हो गए। आपको बता रहे हैं फेस्को का तफसीली निजाम बारिश में जवाब दे गया। फेस्को के 100 से जायद फीडर स्ट्रिप हो गए। मुस्लिम टाउन, गुलिस्तान कॉलोनी, तारिक आबाद, मंसूर आबाद, मिल्लत टाउन में बिजली बंद। जिनाह कॉलोनी समेत जड़ावाला रोड के बेशतर इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी है। बिजली बंदिश से शहरियों के मामूलाते जिंदगी मुतासिर हो गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, बारिश के सामने तफसीली निजाम बेबस दिखाई देता है। इस वक्त फेस्को के 100 से ज्यादा फीडर जो हैं वो ट्रिप हो चुके हैं। फैसलाबाद शहर के बेशतर इलाके जिनमें तारकाबाद, मंसूराबाद, गुलिस्तान कॉलोनी, मिल्लत टाउन, गुलाम मोहम्मदाबाद, रहमत टाउन, अली हाउसिंग कॉलोनी, जिना कॉलोनी समेत जड़ावाला रोड के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहां बिजली बंद है और लोगों के मामलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। फेस्को का ओटीवी ग्रिड जो है उसकी भी बेशतर फीडर से बिजली की सप्लाई जो है वो मुनक़ता हो चुकी है और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जैसे ही बारिश होती है, बारिश के सामने फेस्को का तफसीली निजाम जो है वो बेबस दिखाई देता है। करोड़ों रुपया फेस्को की जानिब से मरम्मती काम के नाम पर फीडर्स की अपग्रेडेशन पर खर्च किया जाता है। शटडाउन लिए जाते हैं ताकि फीडर्स को अपग्रेड किया जाए। फेस्को इस बात का दावेदार भी है कि उसके फीडर्स जो हैं अब वो एक कैटेगरी में शामिल हैं मुल्क भर की बिजली तकसीमकार कंपनीज की। मगर सूरत हाल जो है वो सबके सामने है कि बारिश होते ही फीडर ट्रिपिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है और शहरियों को घंटों बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है। और उसके साथ साथ फैसलाबाद के नवाही इलाकों में भी बिजली बंदिश का जो सिलसिला है वो जारी है। जड़ावाला रोड के बेशतर देहात हों, जंग रोड के हों, डिजकोट, खोड़ियावाला, बेशतर इलाकों में इस वक्त बिजली बंद है और लोगों को मुश्किलात का सामना है। फेस्को बारिश में बिजली की बला तौर पर सप्लाई में जो है अब वो बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रहा है। फेस्को का सिस्टम जो है वो शुक्रिया अवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
दूसरी जानिब चनियोट में ज़राई माहिर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत जुल्फ़िकार मल्ही ने गंदम की फसल का जायजा लिया और हालिया बारिशों को गंदम के लिए मुफीद करार दे दिया। कहते हैं गंदम को पानी की जरूरत थी, मुनासिब वक्त पर बारिशें हुई, काश्तकार बार बार फसल का मुआयना करते रहे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, मुल्क के बेशतर हिस्सों में गुज़श्ता 2 रोज़ से वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। अभी भी जो है वो बारिश हो रही है और इस बारिश के जो गंदम की फसल है उस पर क्या असरात होंगे, जो असिस्टेंट डायरेक्टर जुल्फ़िकार मल्ही हैं, ज़राई माहिर हैं, उन्होंने जो है वो गंदम की फसल का जायज़ा लिया। इसी सिलसिले में उनसे बात करते हैं। सर, ज़िला भर में कितनी गंदम उगाई गई है और इस बारिश का क्या फ़ायदा होगा गंदम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला भर में 2,50,000 एकड़ पर गंदम की काश्त की गई है और ये बहुत मुनासिब वक्त में अब बारिशें हो रही हैं और इंशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा। टनल के काश्तकारों से गुजारिश है कि वो सुबह 9 बजे या 10 बजे के करीब अपने टनल की हवा के लिए खोल दें ताकि उसमें नमी का जो खतरा है वो दूर हो जा सके। गंदम के लिए, हर किस्म की फसल के लिए मुनासिब वक्त पर ये बारिश हो रही है। हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि गंदम की अच्छी पैदावार होगी। अच्छा, अगर जिस तरह सर महकमा मौसमियात ने कहा है कि मजीद 2-3 रोज तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, अगर ज्यादा बारिशें होती हैं तो फिर काश्तकारों को पानी तो नहीं लगाने की जरूरत, फसल की क्या पोजीशन है? फसल बेहतरीन हालत में, अगर ज़्यादा बारिशें होती तो वो निकासी का बंदोबस्त करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ऐसी सूरत नज़र नहीं है। पानी की ज़रूरत है और फसल इंशाल्लाह ग्रोथ की स्टेज में या बूटिंग स्टेज में या और अल्लाह ताला से बेहतरीन उम्मीद की पैदावार की तवक्को की जा सकती है। बिल्कुल जी, जिला भर में 2,56,000 एकड़ रकबा पर गंदम की फसल जो है वो काश्त की गई है और जो ज़राई माहिरीन है उन्होंने जो हालिया होने वाली बारिशें हैं उन्हें मुफीद करार दे दिया है गंदम के लिए। और इसी तरह जो गंदम की फसल है वो इब्तदाई स्टेज में है और इसी तरह चूंकि अब पानी की ज़रूरत भी थी तो इसी दौरान जो है वो बारिशें जो है वो हुई हैं। और दूसरी जानिब उनका कहना है कि अगर मजीद जो है वो 2-3 रोज़ तक बारिशों का सिलसिला जो है वो इसी तरह जारी रहता है तो उसमें जो काश्तकार भाई हैं उन्हें शुक्रिया बाबर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। 18 हज़ारी शहर और गिरदोनवाह में गुज़श्ता 2 रोज से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। बारिश के गंदम की फसल पर मस्बत असरात मुरतब होने लगे। बात कर लेते हैं अबू तुराब तुराबी से। जी अबू तुराब, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें 18 हज़ारी शहर और गिरदोनवाह में 2 रोज से गुज़िश्ता 2 रोज से हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जारी है। हल्की हल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो चुका है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। शहरी जो है वो मौसम को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ गर्म मलबूसात का इस्तेमाल भी बढ़ चुका है और चटपटे खाने भी शहरी हमें मुख्तलिफ स्टॉल्स पर खाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस हवाले से ज़राअत के जो ऊपर क्या असरात होंगे, गंदम की फसल और दीगर जो फसलों के ऊपर इस बूंदाबांदी के क्या असरात हैं, मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर जंग गुलजार शाहिद मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं। सर, बताइएगा, बूंदाबांदी का सिलसिला 2 रोज से जारी है और आइंदा भी जो 2 रोज हैं उनमें महकमा मौसमियात की जानिब से यही पेशगोई की जा रही है, तो सर फसलों के ऊपर इसके क्या असरात हैं? लेकिन जी 18 हज़ारी और झंग दोनों तहसीलें मेरे पास हैं। थल एरिया में इस बारिश का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था क्योंकि चने की फसल जो थी वो नाकाबिले बयान हद तक बुरी हालत में थी। अल्लाह ताला के फजलो करम से ना सिर्फ ये कि अब इस बूंदाबांदी की बारिश जो कि मूसलाधार बारिश से कई गुना बेहतर होती है, सारी की सारी जज़ब होती है और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी जो है उसको भी बेहतर बनाती है, क्योंकि मूसलाधार बारिश जो होती है वो अपने साथ ज़मीन की ज़रख़ेज़ी भी बहा ले जाती है। ये जो बारिश है फ़ज़ा की जितनी आलूदगी थी, एक तो उसने आलूदगी ख़त्म कर दी और उसमें जो पौधों के लिए दरकार अज्जा थे, खुराकी अज्जा थे, वो भी बारिश अपने साथ खुराक की सूरत में नीचे लाती है। इस बूंदाबांदी वाली बारिश से एक तो ये कि फसल को बेहतरीन पानी मिल गया, क्योंकि अल्लाह ताला भी फरमाता है कि जब मैं आसमान से पानी बरसाता हूँ तो मुर्दा ज़मीन को ज़िंदगी बख्शता हूँ। नहरों, खालों, डैमों का पानी वो अफादियत नहीं रखता। जी बिल्कुल, देखें असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर गुलजार शाहिद का यही कहना है कि बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो काश्तकारों के लिए सूदमंद है। काश्तकारों को खासे माली फ़वाइद हासिल होंगे क्योंकि बूंदाबांदी की जो बारिश है वो मूसलाधार बारिश की निस्बत ज़्यादा अफादियत रखती है फसलों के लिए। गंदम की फसल भी एक दफ़ा फिर लहलहा उठी है और काश्तकारों के चेहरे भी जो हैं वो खिल उठे हैं, क्योंकि बूंदाबांदी की वजह से काश्तकारों को जो गंदम की फसल को पानी लगाने के अखराजात थे उनमें भी बचत होगी, वो नहीं उठाना पड़ेंगे काश्तकार। अबू तुराब, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश और सर्दी में इजाफे के साथ ही चनियोट के शहरियों ने गर्मा गर्म फूड पॉइंट्स के स्टॉल्स का रुख कर लिया। सर्द मौसम में कोई गर्मा गर्म खानों के मजे ले रहा है तो कोई पकौड़े और फिश पर हाथ साफ कर रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा।
बिल्कुल सनियोट शहर और गिरदुनवा के इलाकों में जहां वक्फे से बारिश हो रही है और मौसम सुहाना है, तो वहीं शहरी चटपटे खानों के स्टॉलों पर भी पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सरगोदा रोड पर वाक़े बाबा बादी की शॉप पर और मेरा कैमरामैन अली जेब आपको दिखा भी सके। तो ये कई सालों से जो है वो यहाँ पर शहरी यहाँ पर आते हैं और चटपटे स्टॉल्स पर जो है वो जिसमें पकौड़े, गर्मा गर्म भाप उड़ाती फिश और दीगर जो चटपटी चीज़ें हैं वो यहाँ पर मौजूद है। भजन बताइएगा कि क्या वजूहत है कि इस सुहाने मौसम में आप यहाँ पर पहुँचे, क्या कहते हैं? ये हम बच्चों के लिए लेने आए हैं, सर्दी का मौसम है और इस शॉप से हम पकौड़े समोसे वगैरह लेने आए हैं और मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। बिल्कुल सनियोट के शहरी मौसम से खासे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। सर आप देखिए कि आप यहाँ पर बच्चों के हमरा स्टॉल पर पहुँचे हैं, कैसे देखते हैं कि इस सुहाने मौसम में गर्मा गर्म चीज़ें होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, बच्चों के लिए लेने आए हैं। खूबसूरत मौसम, अच्छा मौसम है, इसी में लुत्फ अंदोज होना होता है। ठीक है। और बिल्कुल चनियोट के शहरी सुहाने मौसम से जहां लुत्फअंदोज हो रहे हैं, तो वहीं देखा जा सकता है कि चनियोट के शहरी मुख्तलिफ चटपटे स्थलों पर पहुंच चुके हैं और खूब जो है वो इस सुहाने शुक्रिया मौसम अब्दुल से कदीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात का मार्का कल 8 जनवरी को होगा। 4 सदर और नायब सदर, 3 सेक्रेटरी, 5 ज्वाइंट सेक्रेटरी, 2 फाइनेंस सेक्रेटरी और 3 लाइब्रेरी सेक्रेटरी के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल 4150 वकला अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। वोटर्स के लिए 24 बायोमेट्रिक पोलिंग बूथ कायम कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार बताइएगा। आज बिल्कुल 8 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी समेत दीगर उम्मीदवार जो है वो हिस्सा ले रहे हैं और इस सिलसिले में इलेक्शन बोर्ड की जानब से जो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। क्या तैयारियां मुकम्मल की गई हैं, कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, कितने वोटर जो है वो हक़ राय दही अपना इस्तेमाल कर सकेंगे। हमारे साथ चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड डिस्ट्रिक्ट बार फ़ाद चिमा साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं तमाम तर सूरत हाल। सर सबसे पहले बताएं कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, कितने वोटर हैं और वोटिंग का अमल कब शुरू होगा और कब तक इसका टाइम मुकर्रर किया गया? जी सबसे पहले तो मैं 41 का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने टाइम दिया। हमारे पास 4150 जो हैं वो रजिस्टर्ड वोटर हैं जो अपना हक़ राय इस्तेमाल करेंगे। उसमें 700 हमारे पास लेडीज़ लॉयर हैं जिन्होंने वोट कास्ट करना है। हमने 24 जो हैं वो पोलिंग बूथ बनाए हैं जिसमें हमारा इलेक्शन होगा। तमाम इलेक्शन जो है वो बायोमेट्रिक पे होगा, लोग अपना थंब इम्प्रेशन लगाएंगे। अगर थंब इम्प्रेशन जो है उनका स्कैन नहीं करता तो वो अपना आईडी कार्ड का नंबर उसमें इंटर करेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। इस सिलसिले में हमने बड़े फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। दोनों हाल जो है हमारे क्यानी हाल और कायदे आज़म हाल, इसमें भी हमने कैमरे लगाए हैं और उसकी हमने एलसीडी बाहर जो है वो हम डिस्प्ले करेंगे ताकि जो लोग हाल से बाहर आएँ कि वो देखें कि अंदर जो है इलेक्शन बड़ा पुरअमन और अच्छे अंदाज से चल रहा है। कायदे आज़म हाल है उसमें हमने 3 कैमरे लगाए हैं और जो क्यानी हाल है उसमें 2 कैमरे हैं। एंट्री गेट पे कैमरे हैं, एग्जिट गेट पे कैमरे हैं और बाहर वाला जो पोर्शन जहाँ पे लोगों ने कन्वेंसिंग करनी है वहाँ पे हमने कैमरे लगाए हैं ताकि सिक्योरिटी का पूरा इंतजामात है। कोई भी वोटर जो है वो अपना आईडी कार्ड और बाहर का कार्ड दिखाए बगैर इंटर नहीं हो सकता। जितने मुंशी हैं वो अपना कार्ड दिखाएंगे और अपना एक आईडी कार्ड दिखाएंगे। गैर मुतलका अफराद जितने भी हैं उनका दाखिला इस बार प्रेमिसेस में हमने बंद किया हुआ है, वो कल दाखिल नहीं हो सकेंगे। सेशन जज साहब के पास भी हमारी मीटिंग हुई थी, जितने केसेस पेंडिंग है वो जो लोग नहीं जा सकेंगे उनकी तारीखें डाल देंगे। और हमने पूरा बैठ के सेशन जज साहब की मौजूदगी में एक SOP भी तय किया है कि यहाँ पे ना तो कोई हवाई फायरिंग होगी, ना कोई गैर मुतलका अफराद जो है बार प्रेमिसेस में दाखिल होगा। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा हमारे साथ पहले भी तावन किया है, क्योंकि हमने जो पंजाब बार काउंसिल्स ने जो रूल्स बनाए हुए हैं कि यहाँ पे कोई बार प्रेमिसेस में कोई कैंडिडेट खाना नहीं दे सकता, कोई नाश्ता, कोई डिनर, कोई लंच, कोई पोस्टर नहीं लगाएगा। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि तमाम कैंडिडेट्स का कि उन्होंने हमारी बात को भी माना और बार प्रेमिसेस में उन्होंने तमाम SOPs को फॉलो किया है। और इंशाल्लाह इलेक्शन वाला दिन भी बड़ा पुरअमन और इंशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज के साथ इंशाल्लाह इलेक्शन होगा। टाइमिंग बता दें, टाइमिंग कब से कब तक? हाँ, टाइमिंग जो है वो सुबह 9 से लेके 5 बजे तक चलेगी। 1 से लेके 2 बजे तक वक्फा होगा और 5 बजे तक जब पोलिंग जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। और क्योंकि बायोमेट्रिक इलेक्शन है और 15-20 मिनट के अंदर अंदर इसका इलेक्शन का रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। आज बिल्कुल सुबह
9 بجے پولنگ کا عمل شروع ہوگا جو کہ شام 5 بجے تک جاری رہے گا اور 1 سے لے کر 2 بجے تک 5 بجے تک پولنگ کا عمل جاری رہے گا. آزادار اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. آپ کو بتائیں 46 لاکھ صارفین کی کمپنی فیسکو کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے اہم خبر. چیف ایگزیکٹو فیسکو سمیت تمام شعبہ جات کے اعلی افسران کی سیٹوں پر کانٹریکٹ پر بھرتی کرنے کی تیاریاں مکمل. پرائیویٹ افسران کی تعیناتیوں کا ایجنڈا آئندہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں شامل. آپ کو بتا رہے ہیں 46 لاکھ صارفین کی کمپنی فیسکو کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے اہم خبر. چیف ایگزیکٹو فیسکو سمیت تمام شعبہ جات کے اعلی افسران کی سیٹوں پر کانٹریکٹ پر بھرتی کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں, اویس علی نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی اویس, بتائیے گا. جی بالکل, ملک کی بڑی بجلی کی تقسیم کار کمپنی فیسکو میں چیف ایگزیکٹو کی سیٹ پر اور دیگر شعبہ جات کے جو اعلیٰ افسران کی سیٹوں پر پرائیویٹ افراد کو بھرتی کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے. اسی حوالے سے آئندہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں پرائیویٹ افسران کی تعیناتیوں کا ایجنڈا اب بھی شامل کر لیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نجی کمپنی جو ہے وہ پرائیویٹ افسران کے امیدواروں کے انٹرویوز لے گی. فیسکو 8 اضلاع پر مسلم ملک کی بڑی بجلی کی تقسیم کار کمپنی ہے. تو وزارت توانائی پاور ڈویژن کی ہدایت پر ملک بھر کی بجلی کی تقسیم کار. شکریہ اویس, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. پاکستان میں ای کامرس کے ذریعے گزشتہ سال $4 ارب کا کاروبار ہوا, جو مستقبل میں پاکستان میں ای کامرس کے فروغ کا واضح ثبوت ہے. حکومت نے رواں سال ای کامرس کے ذریعے تجارت کا ہدف $5 ارب مقرر کر دیا, جس کے بعد فیصل آباد میں بھی مختلف ایسوسی ایشنز آن لائن کاروبار بارے آگاہی دینے کے لیے متحرک ہو چکی ہیں. بات کرتے ہیں شراز بٹ سے. شراز, اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے. دنیا بھر کے حوالے سے بات کی جائے تو 2019 کے بعد سے اب تک جو ہے وہ ای کامرس کا بزنس پھیلتا چلا جا رہا ہے, اور دنیا بھر میں اب تک جو ہے وہ $30 کھرب کا بزنس جو ہے وہ ہوا ہے ای کامرس کے ذریعے. اور ای کامرس کو دیکھتے ہوئے اور دنیا میں ای کامرس کے بزنس کے فروغ کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے بھی اپنے نئے ہدف جو ہیں وہ مقرر کر لیے ہیں. سال 2021 میں $4 ارب کا بزنس کیا گیا ای کامرس کے ذریعے, اور حکومت نے سال 2022 کے لیے اب ای کامرس کا نیا ہدف جاری کر دیا ہے جو کہ $5 ارب ہے. اور اس سال یعنی سال 2022 میں $5 ارب کا ہدف سیٹ کیا گیا ہے, مقرر کیا گیا ہے, جس کے بعد فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری, فیصل آباد کی مختلف ٹیکسٹائل ایسوسی ایشنز کے اندر ایمیزون, ای بے, علی بابا اور دیگر جو آن لائن ویب سائٹس ہیں ان کے آگاہی سیمینار جاری ہیں. اور آنے والے دنوں میں فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی جانب سے, فیصل آباد وومن چیمبر کی جانب سے مختلف مقامات پر ٹریننگ سیشنز کروائے جائیں گے, جس کے ذریعے خواتین اور مرد حضرات کو کاروبار کرنے کے, گھر بیٹھ کر آن لائن کاروبار کرنے کے طریقہ کار اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ سمجھائے جائیں گے. اس وقت خاص طور پر اگر بات کی جائے ایمیزون کے حوالے سے تو ایمیزون کی آگاہی کے لیے فیصل آباد کے اندر خاص طور پر اب تک گزشتہ 1 مہینے کے اندر 18 سے 20 مختلف سیشنز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں, جو کہ پی ایچ ایم اے, چیمبر آف کامرس, ایپٹپما, پی ٹی آ اور وومن چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے اندر ہوئے ہیں. $5 ارب کا جو ہدف مقرر کیا گیا اس کے بعد سے فیصل آباد کے اندر بزنس کمیونٹی کی جانب سے اس بات شراز بٹ اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 1 سال کے دوران 90 سے زائد افراد ٹریفک حادثات کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے گئے. حادثات کی بڑی وجہ سٹی 41 نے ڈھونڈ لی. شاہراہیں سپیڈ بریکر اور کیٹ آئی سے محروم نکلی. سڑکوں پر سپیڈ کنٹرول کے بورڈ بھی آویزان نہ ہو سکے. ریسکیو 1122 نے 18 مقامات کو خطرناک قرار دے دیا. مزید جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. جی مبشر, بتائیے گا. جی بالکل, ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ٹریفک حادثات کی بات کی ہے تو سال 2021 انتہائی خطرناک رہا. 90 سے زائد افراد ٹریفک حادثات کی نظر ہو کر موت کے منہ میں چلے گئے, اور اس حوالے سے ریسکیو 1122 نے ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 18 مقامات کو انتہائی خطرناک قرار دیا گیا ہے جہاں پر سب سے زیادہ ٹریفک حادثات رونما ہوئے ہیں. اسی حوالے سے ریسکیو 1122 ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ترجمان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. اصل آپ بتائیے گا کہ بلیک اسپاٹ جو ہے وہ 18 سامنے آئے ہیں, ان میں کیا کیا جو ہے وہ انڈیکیشن ہیں, کیا کیا کمی دیکھی گئی ہے یہاں پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی ہمارا جو ریسکیو 1122 ہے یہ ہر ماہ اپنی رپورٹ تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد سالانہ رپورٹ تیار ہوتی ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر ٹریفک حادثہ زیادہ ہوئے. تو ہم نے دیکھا کہ کمالیہ, گوئرہ, ٹوبہ ٹیک سنگھ چاروں تحصیلوں کو ملا کر ہمارے 18 ایسے پوائنٹ نکلے تھے کہ جہاں پہ ٹریفک حادثات ہمارے زیادہ ہوتے تھے, جن میں اموات وہ 100 کے قریب ان کی اموات ہوئی ہیں.
उन पॉइंट्स में जो मेन रीज़न है वो ये है कि वहाँ पे कैटाइज नहीं होती, या उसका जंप खतरनाक है, या लोकल कम्युनिटी ने अपने तौर पे वो वहाँ पे जंप बनाए हुए हैं, या वो ज़्यादा खड्डे हैं, या उनकी जो रोड की डाइवर्शंस है तो उसमें कैटाइज ना लगने की वजह से या इंफ्लेक्टर ना लगने की वजह से वहाँ पे हादसा ज़्यादा होते थे। और उनमें जो दूसरी, जब हमने सेग्रीगेट किया, उसको अलग अलग किया, तो उसमें पता चला कि जो ट्रैफिक हादसे की वजह हमारी थी शुगर कैन ट्रालीज़ की सबसे ज़्यादा हादसात हैं, और वो भी मगरब के बाद। उसके बाद जो गदर रेडीज़ हैं इनकी हैं, और रक्षा की हैं, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा रेशियो आई है वो मोटरसाइकिलों का आपस में टकराना और ओवर स्पीड की वजह से है। तो इन चीज़ों को हमने सेग्रीगेट करने के बाद थ्रू कम्युनिटी हमने कम्युनिटी सेफ्टी के प्रोग्राम चलाए, और उनके तहत हमने अपनी तरफ भी कोशिश की उसको कम करने की। और आवाम से भी इल्तमास है कि किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप देखते हैं कि हादसा ज़्यादा होते हैं तो उनको अपनी तौर पे उसको मिटिगेट करें, कम करें, ताकि आने वाले वक्तों में वहाँ पे किसी की जान बचाई जा सके। अभी देखा गया कि बाईपास है, जो हमारे रिंग रोड है, वहाँ पर आपने देखोगे कि बोर्ड्स नहीं अभी तक किए गए, लोगों को निशानदेही नहीं हो पाती है कि स्पीड की जो है वो कितनी रखी जाए। इस सवाल से कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, जो ट्रैफिक कवानीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो उसमें यह है कि ट्रैफिक हादसात को कम करने के लिए बोर्ड्स की निशानदेही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे स्पीड लिमिट्स लगी हो, उनकी डाइवर्शंस लगी हो, और इसमें हमने अपने तौर पे काम किया है कि ये अभी जो टोबा रोड के ऊपर जहाँ पे रोड डाइवर्ट होता है वहाँ हमने एरो के साइन लगाए हैं ताकि वो आगे वाले ट्रैफिक को नज़र आ सके और वो वहाँ से डाइवर्ट हो सके। जी शुक्रिया मुबशिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस ने लाइन और लेन पर पाबंदी करवाने का मुनफरिद अंदाज अपना लिया। दर्जन भर ट्रैफिक वार्डन्स हाथों में प्ले कार्ड उठाए ट्रैफिक सिग्नल्स पर शहरियों को लाइन और लेन समझाने लगे। अहलकार शहरियों को क्या क्या समझाएंगे, वकास बेग से जानते हैं। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से सड़कों पर ट्रैफिक को रमादमा रखने के लिए लाइन और लेन की पाबंदी करवाने का एक मुनफरद तरीका अपनाया गया है। 12 रुकनी ट्रैफिक स्क्वाड जो है वो मुख्तलिफ चौकों और चौराहों पर खड़े होकर शहरियों को न सिर्फ तरगीब देता है बल्कि अमली तौर पे करके बताता है कि लाइन और लेन क्या फ़र्क है और इसको कैसे समझना है, कैसे हादसात से बचना है। इस हवाले से तमाम तर स्क्वाड जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो बोस्टर हैं वो हाथों में लिए चौक पे खड़ा होता है ताकि शहरियों को बता सके कि मोटरसाइकिल जो है वो किसी भी सड़क के इंतहाई बाएं जानिब ना सिर्फ मोटरसाइकिल बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हैवी ट्रांसपोर्ट जो है उसको बाएं जानिब चलाया जाए, और साथ ही साथ गाड़ियों को जो कारें हैं उनको दाएं जानिब चलाया जाए। इंचार्ज स्क्वाड जो है वो हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद नवाज साहब। हम इनसे पूछते हैं, मोहम्मद नवाज साहब ये बताइएगा कि कितना फ़र्क पड़ेगा लाइन और लेन की पाबंदी करवाने से, और अभी तक शहरियों का क्या रिस्पॉन्स है इस सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद जनाब तनवीर अहमद मलिक साहब ने ये स्क्वाड तरतीब दिए हैं। तो इस स्क्वाड का फ़ायदा ये है कि हम चौकों में खड़े होकर लोगों को लाइन डिसिप्लिन सिखाते हैं, लेन डिसिप्लिन सिखाते हैं। लेन का हिसाब ये है कि जो दरमियान में सड़क के दरमियान में लेन लगी होती है उसके दाईं साइड पर कौन सी गाड़ियाँ होती हैं, बाईं साइड पर कौन सी गाड़ियाँ होती हैं। जो कारें हैं वो हम दाईं साइड पर कराते हैं, और जो मोटरसाइकिल और हैवी ट्रैफिक है उसको हम बाईं साइड पर लगाते हैं। एक तो इसका ये फ़ायदा होता है कि डिसिप्लिन, खड़े हुए लोग खूबसूरत लगते हैं। दूसरा, जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग बिल्कुल फ्री होती है, लोग पैदल अच्छे तरीके से गुजर सकते हैं, एक्सीडेंट से बचत होती है। और लोगों को ये रूल सिखाते हुए काफ़ी हमें तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए हैं और काफ़ी लोग फॉलो भी कर रहे हैं, जो बताने के बावजूद अमली। शुक्रिया वकास, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, अदालती अहकामात न मानने पर एसपी इकबाल टाउन और लालपुर टाउन को शोकाज नोटिस जारी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नवीदुज्जमान ने शोकाज नोटिस जारी कर दिए। एसपी इकबाल टाउन को 8 जनवरी और लालपुर टाउन को 18 जनवरी के लिए शोकाज नोटिस जारी किए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, अदालती अहकामात न मानने पर एसपी इकबाल टाउन और लालपुर टाउन को शोकाज नोटिस जारी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नवीदुज्जमान ने शोकाज नोटिस जारी कर दिए। आरपीओ फैसलाबाद इमरान महमूद की जेर सदारत दफ्तर में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। सीपीओ गुलाम मुबशर मेकन भी मौजूद थे। डीपीओ जंग, डीपीओ चनियोट और डीपीओ टोबा ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। आरपीओ ने तमाम सरबराहान की कारकर्दगी का जायजा लिया। मजीद जानते हैं फरजाना सदीक से। जी फरजाना, बताइएगा। जी बिल्कुल, आरपीओ फैसलाबाद इमरान महमूद के ऑफिस में वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सीपीओ फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकिन और बाकी जो डीपीओ थे उनके साथ भी बाकायदा तौर पर मीटिंग हुई, जिसमें रीजन भर की जो क्राइम की सूरत हाल है और कारकर्दगी है उसका जायजा लिया गया। खासतौर पर कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां करने की हिदायत जारी की गई। कितने मुकदमात हैं जो जेर तफ्तीश हैं, अभी तक यकसू क्यों नहीं हो सके, वो कौन कौन से ऐसे संगीन नोयत के जुराइम हैं जिनमें डिकेटी, राहजनी, कत्ल, अगवा बरतावान और भत्ताखोरी जैसे केसेज हैं
हैं, कितने केसेज हैं जो पेंडिंग है, इश्तिहारी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके या नहीं, इन तमाम तर अमूर पे जो है वो तबादला ख्याल किया गया। इस पर हम बात करते हैं मजीद आरपी फैसलाबाद से। सर कहिएगा, जो आज के वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के जरिए क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया है, इसमें क्या हदायत जारी की गई हैं? देखिए जी, हमारा एक रूटीन का मामला है जिसमें कि हम गाहे बगाहे आपस में मिलते रहते हैं, तो हम देखते हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारी अगली डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। आईजी साहब के कुछ अहकामात होते हैं जो कि पास ऑन करने होते हैं, कुछ हमारी जो हैं वो चल रही हैं, हमारी कंपेन्स जो हैं चल रही हैं, जिसमें पीओस के खिलाफ कंपेन चल रही है, कोर्ट एब्सकॉन्डर्स के खिलाफ कंपेन चल रही है, टारगेट ऑफेंडर्स के खिलाफ कंप्लेन चल रही है, मिलिट्री डिजर्टर्स के खिलाफ कंपेन चल रही है। इसी तरीके से कब्जा माफिया के अगेंस्ट जो है वो भी एक कंपेन चल रही है। तो उन तमाम का एनालाइज किया गया है। हमारे पास कितनी दरखास्तें जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, और वो दरखास्तें जिनको कि ज़्यादा अरसा हो चुका हुआ है उनके बारे में हदायत जारी की गई हैं कि उनको जल्द अज जल्द जो है वो यकसू किया जा सके, ताकि लोगों को जो है वो इंसाफ की फरहमी को जो है वो इंश्योर किया जा सके। जी बिल्कुल, आरपी फैसलाबाद की गुफ्तगू आपने सुनी, इनका कहना शुक्रिया फरजाना, आप हमें अपडेट कर रही थी। आपको बताएं, चनियोर डीजी पेस्ट वार्निंग की हिदायत पर महकमा ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन की जाली ज़राई अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई। असिस्टेंट डायरेक्टर हबीब अनवर ने लाखों रुपए मालियत की जाली ज़राई अद्वियात पकड़ ली, मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं चनियोट से। चनियोट में डीजी पेस्ट वार्निंग की हिदायत पर महकमा ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन की जाली ज़राई अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई। असिस्टेंट डायरेक्टर हबीब अनवर ने लाखों रुपए मालियत की जाली ज़राई अद्वियात पकड़ ली। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद का सीओस कॉम्प्लेक्स चनियोट का अचानक दौरा। दफातर में अफसरान और मुलाजमीन की हाजिरी समेत सफाई की सूरत हाल का जायजा और दीगर इंतजामात और सहूलियात को चेक किया। सीओ एजुकेशन जफर अब्बास रेहान, सीओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिब समेत दीगर हमरा थे। हेल्थ, एजुकेशन, सिविल डिफेंस, लेबर, लिटरेसी डिपार्टमेंट के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कॉम्प्लेक्स की तफसीली विजिट किया। तमाम महकमों के अफसरान को सफाई की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी गईं। हदबंदियां मुकम्मल, हल्का बंदियों पर काम शुरू कर दिया गया। 120 दिनों में इंतखाबात करवाना लाजिम है। मजीद बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा इस हवाले से। जब बात करें यहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से इस पर तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। जो डिमार्केशन थी वो लोकल गवर्नमेंट की जानब से शेयर कर दी गई है, जो भी नक्शा जात थे। तो इस हवाले से हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर बासिल अकरम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा क्या प्रोसीजर है, कहाँ तक पहुँचा है, क्या किया जाएगा? जी, इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका प्रोसीजर सबसे पहले ये है कि हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें नक्शे प्रोवाइड करती है और डिमार्केशन के नोटिफिकेशन प्रोवाइड करती है, जिसकी मदद से हमने आगे डिलिमिटेशन करनी है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर की तरफ से हमें नक्शे वसूल हुए थे, उनमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, एनॉमलीज थी, जो हमने पॉइंट आउट की और उनको वापस किए हैं कि वो हमें ठीक करके दें। तो इंशाल्लाह आज कल में वो हमें ठीक करके वापस देंगे, फिर हम उसको चेक करेंगे। और हमारा जो डिलिमिटेशन का स्केजुअल है वो 11 जनवरी से स्टार्ट है, तो हम उसको 11 जनवरी से स्टार्ट करेंगे और 30 दिन का टाइम है। उसके बाद हम इसको पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद जो लोगों के एतराज़ात होंगे वो उन्होंने 15 दिन में डिलिमिटेशन अथॉरिटी को जमा कराना है। और डिलिमिटेशन अथॉरिटी जो है वो हमारे रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स हैं हर डिवीज़न में। जिस हवाले से 11 से डिलिमिटेशन बाकायदा तौर पर स्टार्ट हो जाएंगे, और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से कहा जा रहा है कि 120 दिनों में इलेक्शन करवाना अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। शोरकोट पीपल्स पार्टी फैसलाबाद डिवीजन के डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मलिक आसिफ याकूब ने शोरकोट का दौरा किया है और पीपल्स पार्टी के अहदेदारान और कारकुनान से मुलाकात भी की। मजीद तफसीलात जानते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद, बताइएगा। पाकिस्तान के फैसलाबाद डिवीज़न के डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मलिक आसिफ याकूब ने आज शोरकोट का दौरा किया। इस मौका पर जो पीपल पार्टी के अहदेदारान हैं, कारकुनों से भी मुलाकात की और इस मौका पर होने वाले जो इलेक्शन हैं उनके मामलों पर भी बातचीत हुई है। इसके साथ साथ जो हालिया जो महंगाई की जो लहर आई है उस पर भी तशवीश का इजहार किया है। तो मेरे साथ इस पर मलिक आसिफ याकूब भी मौजूद हैं, इनसे जानते सर ये बताइएगा जो महंगाई के हालात हुए हैं क्या कहेंगे हुकूमत से आप? ये अब देखें, नए साल के साथ ही मौजूदा नायल हुक्मरानों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दोबारा इजाफा कर दिया है, जबकि आलमी मंडी में जो है वो कीमतें कम हो रही हैं। इसके साथ ही इन्होंने मिनी बजट जो है उसमें
ٹیکسوں کی بھرمار کی ہے. اب یہ کہ تمام اشیاء خورد و نوش، تمام گاڑیوں پہ اور تمام چیزوں پہ انہوں نے دوبارہ ٹیکس لگا دیا ہے. انشاءاللہ جو ہے یہ بالکل ناکام ہو گئی گورنمنٹ. انشاءاللہ ہم الیکشن کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں اور آنے والا وقت جو ہے انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری کا ہے. اب اس پاکستان کو پاکستان پیپلز پارٹی ہی سنبھال سکتی ہے اور انشاءاللہ اس یوتھ کا لیڈر بلاول بھٹو زرداری ہے اور انشاءاللہ ہم آنے والے الیکشن میں ان کا کلا کما کریں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس مہنگائی کی لہر کو بھی کم کرے گی اور غریبوں کو، کسانوں کو، ہاریوں کو ان کے حقوق دلوائے گی. آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ جو کھاد کا بحران ہے اس میں بھی یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ہم یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ قیمتیں بڑھائی. شہزاد علی اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. آپ کو بتائیں کتاب کلچر کو فروغ دینے کے لیے تعلیمی بورڈ فیصل آباد کی سالانہ مقابلہ کتب کی اچھی روایت ماہر تعلیم منظور احمد ثاقب نے تعلیمی بورڈ کا مقابلہ کتب 2021 اپنے نام کر لیا. منظور ثاقب کی کتاب ایک تعبیر خواب چاہتی ہے نے تخلیقی ادب کی کیٹیگری میں پہلی پوزیشن حاصل کی. مصنف منظور ثاقب کہتے ہیں اردو ادب اور کتاب کلچر کو فروغ دینے کے لیے تعلیمی بورڈ کی طرف سے ہر سال مقابلہ کتب کروانا اچھی روایت ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر، بتائیے گا. جی، جدید دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ کتب بینی جو ہے وہ شاید کم ہوتی جا رہی ہے اور کتاب لکھنے کا رجحان جو ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے، لیکن ایسے میں بھی تعلیمی بورڈ کی طرف سے ہر سال مقابلہ کتب کروایا جاتا ہے جس میں بالخصوص محکمہ تعلیم سے وابستہ افراد کی جو کتب ہیں ان کے مابین مقابلہ کروایا جاتا ہے. اس حوالے سے سال 2021 کے مقابلوں کا جو اعلان ہے، ان کے نتائج ہیں وہ تعلیمی بورڈ کی طرف سے جاری کر دیے گئے ہیں، جس میں تخلیقی ادب کی کیٹیگری میں سابق ہیڈ ماسٹر جو ہیں منظور احمد ثاقب، ان کی کتاب ایک تعبیر خواب چاہتی ہے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں منظور ثاقب، ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے یہ ٹرینڈ کتب بینی کے حوالے سے اور کتاب لکھنے کے حوالے سے بھی بہت یہ کم ایسا ٹرینڈ ہے ایجوکیشن میں بالخصوص، لیکن تعلیمی بورڈ کی طرف سے یہ روایت قائم رکھی گئی ہے کہ ہر سال مقابلہ کتب کروایا جاتا ہے. گو کہ اس طرح کے مقابلے بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے اس طرح کے مقابلوں کو اور تحریر کو پروموٹ کرنا؟ اور مبارکباد بھی آپ کو کہ پہلی پوزیشن آپ کی کتاب نے حاصل کی ہے، کیا کہتے ہیں اس موقع پر؟ میں سب سے پہلے سٹی 41 اور آپ دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا ہے تاکہ کتب بینی اور کتب کی پرنٹنگ کے حوالے سے اس کی حوصلہ افزائی ہو اور اسی طرح لکھنے لکھانے والوں کا جو پیغام ہے وہ دوسروں تک پہنچے. تو اس شکریہ کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ کتب بینی کا اگرچہ جو رجحان ہے وہ ذرا کم ہو گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کتابیں بہرحال چھپ رہی ہیں اور لکھی بھی جا رہی ہیں. البتہ یہ ہے کہ انعامی مقابلے جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں اور ان کے لیے انعامات کی جو رقم ہے وہ بھی بہت کم رکھی جاتی ہے. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ مختلف اداروں کے اتنے زیادہ اخراجات، بے شمار لاکھوں کروڑوں اور اربوں میں اخراجات ہیں، لیکن یہ ہے کہ کتاب اصل جو ایک تخلیقی کام ہے جس میں ایک فکر ہوتی ہے، ریکریشن بھی ہوتی ہے، تو اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور مختلف جو علمی ادارے ہیں خصوصاً ان کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ ہر سال اس طرح کی کتابوں کے مقابلے کرائیں اور معقول اس کے لیے انعامات اور ایوارڈ رکھیں تاکہ لکھنے والوں کی، سوچنے والوں کی، جو اس معاشرے کی اچھی بنت کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو اور اس معاشرے میں ایک بہتر تبدیلی کا سامان ہو سکے. جی بالکل، یقینی طور پر کتب بینی کو اور بالخصوص کتاب تحریر کرنے کو پروموٹ کرنا اچھی سوسائٹی کا خاصہ بھی ہے اور اس حوالے سے یقینی طور پر تعلیمی بورڈ تو اپنا کردار ادا کر رہا ہے. جہانگیر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا.